नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। एयर इंडिया हादसे की जांच रिपोर्ट के बाद डीजीसीए का बड़ा एक्शन। बोइंग के लगभग सभी विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग सिस्टम जांच के आदेश। सभी एयरलाइंस को 21 जुलाई तक पूरी करनी होगी जांच। इनकम टैक्स फाइलिंग में फर्जी क्लेम करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन। आईटी विभाग ने 150 जगहों पर छापा मारकर फर्जी तरीके से रिफंड दिलाने और टैक्स चोरी करने वाले रैकेट को पकड़ा। महंगाई के मोर्चे पर डबल राहत। जून में 6 साल के निचले स्तर पर पहुंची रिटेल महंगाई। थोक महंगाई भी 20 महीने के निचले स्तर पर। कल से मुंबई में शुरू होगा टेस्ला का भारत में पहला एक्सपीरियंस सेंटर। टेस्ट ड्राइव के साथ टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों की करा सकेंगे बुकिंग। दिल्ली में भी जल्द खुलेगा कंपनी का शोरूम। बाजार में लगातार चौथे दिन दबाव। निफ्टी 25,000 का स्तर बचाने में कामयाब, लेकिन सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में रही खरीदारी। चीन पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर ने की चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात। आतंकवाद को लेकर भारत का रुख किया साफ। कहा भारत के आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति। दोनों देशों के बीच स्थिर संबंधों से पूरी दुनिया को होगा फायदा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हुए शुभांशु शुक्ला। आईएसएस से हुई स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग। कल दोपहर करीब 3 बजे कैलिफोर्निया में होगी लैंडिंग। सिगरेट जितने खतरनाक है जलेबी, समोसा, लड्डू। हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी की एडवाइजरी। सभी केंद्रीय संस्थानों को और साथ ही साथ बिक्री के स्थानों पर ऑयल एंड शुगर बोर्ड लगाने की सलाह। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें। एयर इंडिया विमान हादसे की जांच रिपोर्ट के बाद डीजीसीए ने बड़ा एक्शन लिया है। डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस को लगभग सभी बोइंग विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग सिस्टम की जांच करने का आदेश दिया है। डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। रोहन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो रोहन बताएं क्या कहा है डीजीसीए ने एयरलाइंस को, खासतौर पर अगर हम सेफ्टी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें पैसेंजर्स की, तो ये जो आदेश दिया गया है कितना अहम हो सकता है? जी बहुत अहम है ये आदेश, क्योंकि जो AI 171 की जांच था उसमें जो थ्योरी निकल के आई थी वो फ्यूल स्विच कंट्रोल को लेके ही थी। तो अब डीजीसीए ने ये आदेश दिया है कि बोइंग के लगभग जितने भी मॉडल हैं यहाँ पे भारत में, उन सभी के फ्यूल स्विचेस का जो लॉकिंग सिस्टम है उसकी जांच की जाए। उसको जितने भी एयरलाइंस के पास इस तरह के जहाज हैं वो उसकी जांच करे, उसका ऑडिट करे और उसकी रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर यानी कि 21 जुलाई से पहले डीजीसीए को दे, एक्शन टेकन रिपोर्ट दे। और किसी भी तरह की अगर कोई खराबी पाई जाती है तो इसे रिपोर्ट करे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूरी जांच में अब जो फोकस है वो फ्यूल स्विचेस के ऊपर ही है। और आज ही सुबह में कुछ और एयरलाइंस ने, अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने, एतिहाद ने इस तरह का कदम उठाया था कि उन्होंने कहा था कि वो अपने सभी पूरी जो फ्लीट है बोइंग की उसके लॉकिंग सिस्टम की जांच कर रहे हैं फ्यूल स्विचेस के। साथ ही सिंगापुर एयरलाइंस ने भी इसी तरह का कदम उठाने की बात कही थी। साउथ कोरिया की जो एविएशन रेगुलेटर है उसने अपने देश में सभी इस तरह के जितने भी विमान हैं उनमें लॉकिंग सिस्टम की जांच करने की बात कही। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस तरह के कदम उठाए हैं। और अब डीजीसीए ने कहा है कि भारत में बोइंग के जितने भी लगभग मॉडल ऑपरेट हो रहे हैं उनके फ्यूल स्विचेस का जो लॉकिंग सिस्टम है उसकी जांच की जाए। जी शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो एयर इंडिया विमान हादसे पर AAIB की शुरुआती रिपोर्ट पर सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, इसे लेकर रहस्य गहरा गया है और बहस भी छिड़ गई है। आज आवाज अड्डा में हम इसी बड़ी खास चर्चा करेंगे। जिम्मेदार कौन, शाम 7:57 पर जरूर देखिए। चलिए खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको सीधा लेकर चलते हैं CII के एक इवेंट में जहां पर वित्त मंत्री बोल रही हैं। Since 2016 and positioning the country as a major AI hub, and no wonder not this budget, the earlier budgets as well, we had set up centers of excellence in AI, using AI for agriculture. There's one center somewhere in Haryana or Punjab. Using AI again for a center of excellence looking at health, AI for urban development,
because we want future cities to be ready. So we, through the budget, made provisions to set up AI centers of excellence where focus will be given for studying on specific areas, bring in specialists in AI for those areas, bring user cases so that we can sandbox them, get them out so that it can be applicable, ready for the ground. This work has been going on for the last 3-4 years. We've also had a hub and spoke model where universities which are in some regions can depend on the, let us say, IIT or the Indian Institute of Sciences or such institutions and become pooling into that center for training or to go back and train more people in their own respective. So hub and spoke model has actually helped us. The UNDP's Human Development Index also underscores India's unique status on the global stage as a rising AI powerhouse. As of 2023, 20% of AI researchers in India choose to stay in the country. The point that I wanted Rajiv Memani to hear, which he also mentioned, that more people choose to be in India nowadays rather than go back. AI researchers, at least 20% of them choose to remain in the country, which is a big difference considering that in 2019, this number was 0. Most AI talented fellows would want to go away. Today, in 2023, that is not even today, 2 years before 2025, as different from 2019, 20% of them want to stay back in India. चलिए बढ़ते हैं आगे। और भारत और चीन के बीच साल 2000 में गलवान घाटी में हुई हिंसा के 5 साल बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन पहुंचे हैं। जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। इस दौरान जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर भारत का रुख भी साफ किया। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे जयशंकर ने कहा कि भारत आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति रखता है और चीन से भी ऐसी ही उम्मीद करता है। Excellency, our meeting today will also include an exchange of views on global and regional issues. Tomorrow, we will be meeting in the format of the SCO, whose primary mandate is to combat terrorism, separatism, and extremism. This is a shared concern, and India hopes that zero tolerance for terrorism will be strongly upheld. तो लंबे इंतजार के बाद टेस्ला भारत में अपना डेब्यू करने जा रही है। कल यानी 15 जुलाई को टेस्ला भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करेगी। ये एक्सपीरियंस सेंटर मुंबई के बीकेसी में मेकर मैक्सिटी मॉल में खुलेगा। ज्यादा डिटेल्स बता रहे हैं कुमार संजय। देश के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। जी हाँ, दुनिया भर में अपनी इलेक्ट्रिक कार के लिए चर्चित जो नाम है टेस्ला, वो औपचारिक रूप से भारत में अपना पहला शोरूम कल 15 जुलाई को ओपनिंग करने वाली है। और इसका शोरूम का जो प्लेस है मुंबई के बीकेसी के मेकर मैक्सिटी बिल्डिंग नंबर 2 के ग्राउंड फ्लोर में ये शोरूम है। और ठीक मेरे पीछे शोरूम बन के तैयार है और कल इसका ओपनिंग यानी 15 जुलाई को कंपनी यहाँ से अपनी 2 गाड़ी मॉडल 3 और मॉडल Y यहाँ से बेचेगी। फिलहाल कंपनी के पोर्टफोलियो में 5 गाड़ी है, S, X, मॉडल 3, मॉडल Y और जो इसका साइबर ट्रक है जो वो है। लेकिन फ़िलहाल कंपनी 2 गाड़ियों का यहाँ से बेचेगी और ये दोनों गाड़ी सीधा चाइना से इंपोर्ट कर यहाँ पर बेचेगी। जो मॉडल Y है वो काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि ये क्रॉसओवर एसयूवी है और माना जा रहा है कि ये पहले फेज़ में कंपनी इसी गाड़ी से शुरुआत करेगी और इसकी कीमत यहाँ पर टैक्स, जीएसटी और सरचार्ज मिलाकर करीब 50 से 55 लाख इसकी कीमत हो सकती है, क्योंकि चाइना में इसकी कीमत भारतीय रुपीज़ के हिसाब से 31 लाख के आसपास है। और इसका जो सीधा मुकाबला है टाटा और महिंद्रा को तो ये गाड़ी टक्कर तो देगी ही, लेकिन जो सीधा मुकाबला है हुंडई की आयोनिक 5 से, किया की EV6 से और वोल्वो की XC60 से और मर्सिडीज की जो EQA है उससे प्राइस के हिसाब से। और मैं बता दूं कि जो इसका सर्विस सेंटर है जो टेस्ला का, वो साकिन नाका के जो लोढ़ा बिजनेस पार्क है वहाँ पर इन्होंने अपना सर्विस सेंटर खोला है।
तो अगर आप भी जलेबी और समोसा खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ज़्यादा जलेबी और समोसा खाना भी आपकी सेहत के लिए उतना ही हानिकारक हो सकता है जितना सिगरेट पीना। जल्द ही सार्वजनिक स्थानों और जलेबी समोसा की दुकानों के बाहर आपको वार्निंग बोर्ड दिखाई देंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए जलेबी और समोसा को वार्निंग लिस्ट में शामिल किया है। जलेबी समोसा खाना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। कुछ इस तरह की मिलती जुलती जो हानिकारक की चेतावनी देती हो, इस तरह की जो वार्निंग है आपने अब तक टोबैको प्रोडक्ट्स पर देखी होगी, लेकिन जल्द ही सार्वजनिक संस्थानों जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, बाजारों और खास तौर पर जिन दुकानों पर इसे बनाया जाता है वहां पर ऑयल एंड शुगर बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें पूरी जानकारी दी जाएगी। ये जागरूकता के हिसाब से संदेश दिया जाएगा कि जो जलेबी, समोसा, लड्डू या वड़ा पाव आप खा रहे हैं उसमें तेल और चीनी की मात्रा कितनी है। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसके तहत ये बताया गया है कि अगर ज्यादा तेल या फिर ज्यादा चीनी का सेवन किया जाता है तो आपके शरीर को उसी तरह का नुकसान पहुंच सकता है जो कि तंबाकू प्रोडक्ट या फिर सिगरेट पीने से होता है। दरअसल देश में मोटापे का खतरा लगातार मंडरा रहा है और एक आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अनुमान ये है कि 2050 तक देश में 45 करोड़ करीब ऐसे लोग होंगे जो मोटापे से ग्रसित होंगे और मोटापे की वजह से ही वो तमाम बीमारियां भी हो रही हैं जो सिगरेट या फिर तंबाकू का सेवन करने से होती है। तो आप भी थोड़े सावधान हो जाएं और अगली बार अगर आप जलेबी, समोसा या दूसरे जंक फूड का सेवन करें तो थोड़ा संभल कर। दीपाली नंदा, दिल्ली। साथ ही आपको बता दें, शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और ये जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वस्थ राष्ट्र के विजन के चलते भारत के बढ़ते मोटापे के संकट से निपटने के लिए उनकी संसदीय समिति FSSAI की कई योजनाओं की समीक्षा कर रही है। बढ़ते आगे और आपको एक अच्छी खबर बताएं, खास तौर पर महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है। रिटेल महंगाई दर जनवरी 2019 के निचले स्तर पर आ गई है। जून रिटेल महंगाई दर 2.82% से घटकर 2.10% हुई है। खाने पीने की चीजें सस्ती हुई हैं। खाद्य महंगाई दर 0.99% से घटकर -1.06% हो गई है। दालों की महंगाई की बात करें तो ये -8.22% से घटकर -11.76% और सब्जियों की महंगाई -13.70 से घटकर -19% पर आ गई है। फ्यूल और महंगाई के साथ साथ अगर बिजली महंगाई की बात करें तो ये 2.78% से घटकर 2.55% हो गई है। साथ ही थोक महंगाई के आंकड़ों ने भी राहत दी है। जून महीने में थोक महंगाई 20 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। थोक महंगाई घटकर -0.13% पर आ गई है। इससे पहले अक्टूबर 2023 में ये -0.56% पर थी। जरूरत के सामान और खाने पीने की चीजें सस्ती हुई हैं। खाद्य थोक महंगाई 1.72% से घटकर -0.26% दर्ज की गई है। सब्जियों की थोक महंगाई -21.62% से घटकर -22.65% हो गई है। एक और अपडेट आपको दे दें, HCL टेक ने पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 4,307 करोड़ से घटकर 3,843 करोड़ हो गया, जबकि इस दौरान कंपनी की आय 30,246 करोड़ से बढ़कर 30,349 करोड़ पर आ गई है। कंपनी का एबिट 5,442 करोड़ से घटकर 4,942 करोड़ हो गया है। एबिट मार्जिन भी 17.99% से घटकर 16.3% हो गया है। कंपनी ने 12 रुपये प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। अब बात शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में काफी दबाव दिखाई दिया। लगातार चौथे दिन सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 247 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी 68 पॉइंट फिसला। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी रही तो वहीं निफ्टी बैंक नीचे से सुधर कर बंद हुआ। डिटेल्स दे रही है कंचन नौटियाल।
तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन अगर बाजार की बात करी जाए तो मार्केट में आज हमें न्यूट्रल टू नेगेटिव ट्रेंड ही देखने को मिला है। अगर निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे गिरावट का सिलसिला बनता हुआ दिखाई दिया है। आईटी ने आज काफी ज्यादा ड्रैग किया है इन कंपैरिजन। अगर बैंक निफ्टी या पीएसयू बैंक की बात करी जाए तो यहाँ पे ये बाकी के जो इंडाइसेस हैं उनको अच्छा खासा आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। काफी सारे न्यूज फ्लोज थे, काफी सारी अर्निंग्स आज बाजार में आती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आज बाजार के अंदर हमें भरपूर देखने को मिला है। निफ्टी के सबसे पहले अगर बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो देखिए यहाँ पे करीबन 3% का इजाफा देखने को मिला है। टाइटन में करीबन 1.5% की तेजी। एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स आने वाले हैं कल, जिसके पहले बाजार में अच्छा खासा मोमेंटम इसके अंदर रहा है। इंडसइंड बैंक की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 1% की तेजी हमें देखने को मिली है। देखते हैं लूजिंग पॉकेट में किसका नाम शुमार है। जियो फाइनेंशियल यहाँ पे 2% की कमजोरी देखने को मिली है। टेक महिंद्रा इसमें हमें करीब 2% की कमजोरी। बजाज फाइनेंस में भी 2% और विप्रो भी आज करीबन 2% की, यानी कि ऑल ओवर हम समझे तो आईटी पैक में आज काफी ज्यादा प्रेशर रहा है आफ्टर टीसीएस रिजल्ट्स। मिड कैप की बात कर लेते हैं। मैनकाइंड फार्मा में करीबन 5% के गेन, बीएससी में करीबन 4%, ऑयल इंडिया 3.25% और अशोक लेलैंड में भी करीब 3% की तेजी आज के सत्र में देखने को मिली है। लूजिंग स्ट्रीक में कोचिन शिपयार्ड करीबन 3% का डाउनसाइड, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक करीबन 2%, मसगांव में 2% और भारत डायनामिक्स में भी करीबन 2%। यानी कि जो डिफेंस पैक है यहाँ पे भी अब हमें वापस से मुनाफा वसूली जो काउंटर्स के अंदर है आती हुई दिखाई दी है। ऑल ओवर अगर बाजार का ट्रेंड समझे तो हमें नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में ही जाता हुआ दिखाई दिया है। अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट आज फिर बाजार में चर्चा में रही और दरअसल आज बाजार में चर्चा ये थी कि एस्क्रो अकाउंट में रकम जमा कराने के बाद जेन स्ट्रीट ट्रेडिंग पर जो रोक लगी थी वो हटा दी गई है। हालांकि इस पर सेबी ने सफाई जारी की है और क्या कुछ कहा है सेबी ने इस सफाई में, बता रहे हैं यतिन मोता। तो एस्क्रो अकाउंट में सेबी के निर्देशों के हिसाब से 4,800 करोड़ से थोड़े ऊपर जेन स्ट्रीट ने पैसे जमा कर दिए हैं। तो पूरा अमाउंट जो डिस्जॉर्ज करने के लिए कहा था सेबी ने अपने इंटरिम ऑर्डर में, जो एक्सपार्टे ऑर्डर था, ये कंप्लायंस करते हुए जेन स्ट्रीट ने अमाउंट जो है भुगतान कर दिया है। 3 जुलाई को सेबी के अंतिम आदेश के बाद ये रकम जमा हुई है और जेन स्ट्रीट ने जो पाबंदियां सेबी ने लगाई हैं, क्योंकि इनके ऊपर ट्रेडिंग बैन है, जो डीमैट अकाउंट्स हैं ये फ्रोजन है, बैंक अकाउंट्स पे भी कार्रवाई की गई है। तो सेबी को जेन स्ट्रीट ने निवेदन किया है कि क्योंकि एस्क्रो अकाउंट में जो पैसा था डिस्प्यूटेड वो जमा कर दिया गया है, तो सारी की सारी जो पाबंदी है वो हटाई जाए। हालांकि सेबी ने इस पर कोई भी निर्णय अभी तक नहीं लिया, तो ये मानना सही नहीं है कि जेन स्ट्रीट कल से ट्रेडिंग शुरू कर देगा, परसों से ट्रेडिंग शुरू कर देगा। तो सेबी अभी भी ये चीज़ पे डिसीजन लेना बाकी है कि जेन स्ट्रीट को भारतीय मार्केट में फिर से एक बार ट्रेडिंग करने दिया जाए, नहीं करने दिया जाए। इनफैक्ट इस पर कोई भी फैसला अभी तक सेबी ने नहीं लिया और ऑब्वियसली सेबी अगर फैसला लेगा तो उनकी वेबसाइट पे पब्लिक डोमेन में ये ऑर्डर डाला जाएगा। हालांकि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो भारतीय मार्केट्स में जेन स्ट्रीट ने मुनाफा कमाया लगभग 36,000 करोड़ का, उसका पूरा का पूरा यहाँ आकलन है। लेकिन हाँ, अभी तक सेबी ने किसी भी मामले में जो कि जेन स्ट्रीट के पाबंदी को रिलेटेड डिसीजन नहीं लिया है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इनकम टैक्स फाइलिंग में फर्जी क्लेम करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। इनकम टैक्स विभाग ने 150 जगहों पर छापा मारकर फर्जी तरीके से रिफंड दिलाने और टैक्स चोरी करने वाले रैकेट को पकड़ा है। ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा जुड़ गए हैं हमारे साथ संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, जानना चाहेंगे कितना बड़ा एक्शन है ये इनकम टैक्स विभाग की तरफ से, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, ये पूरे देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मैसिव क्रैकडाउन चल रहा है इस वक्त, ख़ास तौर से ऐसे समय में जब इनकम टैक्स रिटर्न लोग भरने की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग जो कि गलत सलाह, ख़ास तौर से जो सीएज होते हैं उनकी गलत सलाह में फंसकर ज़्यादा टैक्स रिफंड या टैक्स चोरी के लिए इस तरह के फर्जी क्लेम करते हैं। उनके लिए ये बड़ा मौका है, अपने जितने भी इनकम टैक्स रिटर्न है उसको सुधार लें ताकि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि इन तमाम जगहों पर जहाँ पे इस वक्त कार्रवाई चल रही है, करीब ऐसे 150 जगह हैं जहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फर्जी रैकेट, इस तरह का फर्जी बोगस क्लेम करके जो टैक्स रिफंड दिलाने और टैक्स चोरी कराने वालों का पर्दाफाश किया है, वहाँ पर कार्रवाई चल रही है। और इसकी जद में करीब बहुत सारे टैक्स पेयर्स भी आ सकते हैं, लिहाजा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यही सलाह है कि सभी लोग अपनी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स रिटर्न में सही डालें, किसी लालच, गलत रिफंड या टैक्स चोरी के वजह से कोई गलत जानकारी न डालें। और इसकी वजह से जो पिछले दिनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कार्यक्रम चलाया आउटरीच का, करीब 40,000 टैक्स पेयर ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जो है ना सही करेक्शन किया और उसकी वजह से उनका इनकम टैक्स रिटर्न सही हुआ। ऐसे में
बहुत सारे जो सीए हैं या ऑर्गेनाइज तरीके से इस तरह का जो धंधा चलाते हैं वो बिल्कुल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पर हैं और उनके ऊपर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है कार्रवाई और फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। तो जिस तरह से आलोक बता रहे थे कि ये मैसिव क्रैकडाउन इनकम टैक्स विभाग की तरफ से चलाया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से धरती के लिए रवाना हो गए हैं। स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग हो गई है और वो अपने पूरी टीम के साथ धरती के लिए रवाना हो गए हैं। शुभांशु टीम समेत 15 जुलाई को भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे अमेरिका के कैलिफोर्निया में लैंड करेंगे। 17 दिन के इस अंतरिक्ष मिशन ने भारत के लिए इतिहास रच दिया है। शुभांशु के अनुभव भारत के गगनयान मिशन को नई दिशा देंगे। पूरे देश को उनकी सुरक्षित वापसी का बेसब्री से इंतजार है। उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम रेलवे के नक्शे पर आ गया है। मिजोरम में ट्रेन ने दस्तक दे दी है। जल्द ही आप राजधानी जैसी ट्रेन से दिल्ली से सीधा मिजोरम की राजधानी आइजोल का सफर कर पाएंगे। मिजोरम का रेलवे नेटवर्क से जुड़ना वाकई किसी वरदान से कम नहीं है। देखिए आइजोल से ये खास रिपोर्ट। आजादी के 78 साल बाद मिजोरम के आइजोल शहर में ट्रेन की गूंज सुनाई दे रही है। 51.38 किलोमीटर लंबी बैराबी सेरंग रेल लाइन का काम पूरा हो चुका है और ट्रायल रन भी सफल रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे अहम पुल है जिसकी ऊंचाई 104 मीटर है उस पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूँ इसकी जो ऊंचाई है वो कुतुब मीनार से भी ऊंची है, यानी कि कुतुब मीनार से भी ये 42 मीटर ऊंचा है। तो इस पूरे जो प्रोजेक्ट है, ये जो नई रेल लाइन है बैराबी से सेरांग तक, इसमें कुल 48 सुरंगें हैं, 55 बड़े पुल हैं और 80 से ज़्यादा छोटे पुल हैं। लेकिन ये जो पुल जिस पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये इस पूरी रेल लाइन के लिए काफी अहम है। बैराबी से सेरंग के बीच बनी इस नई रेल लाइन से मिजोरम का चौतरफा विकास होगा। एक तरफ जहां देश से मिजोरम की रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, साथ ही मिजोरम राज्य का आर्थिक विकास भी होगा। मिजोरम की खूबसूरत पहाड़ियों में हम सफर कर रहे हैं विस्टाडोम कोच में और आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा दूसरे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उसकी तरह ही यहाँ पर जो प्राकृतिक सुंदरता है आपको हर तरफ दिखाई देगी। और मिजोरम की बात करें तो इसे पहाड़ों वाला राज्य भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 90% से ज़्यादा पूरे राज्य में आपको ये खूबसूरत पहाड़ ही दिखाई देंगे। प्राकृतिक सुंदरता की भरमार है, बावजूद इसके पर्यटन यहाँ पर उस संख्या में नहीं देखने को मिलता है, जिसके पीछे बड़ी वजह यही है कि अब तक यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी नहीं थी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जल्द ही यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, क्योंकि जो मेन लाइन है, नई लाइन है बैराबी से सेरंग के बीच में, वो अब लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। देश के अलग अलग हिस्सों से जो पर्यटक है वो यहाँ पे आ पाएंगे और यहाँ का जो ये प्राकृतिक सौंदर्य है उसका आनंद उठा पाएंगे और साथ ही साथ यहाँ के लोग भी अब देश के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए और अलग अलग कारण से वो अलग अलग जगह जाने के लिए भी सुविधा बन जाएगी। तो रेल आइजोल तक पहुंच चुकी है और अब सरकार की नजर है म्यांमार बॉर्डर तक रेलवे लाइन को ले जाने की। प्रस्ताव है कि सेरांग से जोखा वक्तर तक रेलवे लाइन को बढ़ाया जाए, जो म्यांमार के पलेटवा जैसे शहरों तक भारत को कनेक्ट करेगी। बैराबी रेलवे स्टेशन सेरंग बैराबी रेल लाइन का आखिरी रेलवे स्टेशन है और यहाँ से 200 किलोमीटर दूर म्यांमार का बॉर्डर शुरू हो जाता है। मिजोरम राज्य की बात करें तो ये बांग्लादेश, बर्मा और म्यांमार से सटा हुआ है। ऐसे में इसकी स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंस भी है। हालांकि फिलहाल ट्रेन यहाँ तक आएगी, लेकिन आगे विस्तार के तौर पर रेलवे की योजना ये है कि इस ट्रेन को आगे म्यांमार के बॉर्डर तक ले जाया जाए, ताकि जो देश की सेना है उसके मूवमेंट में और ज़्यादा मदद मिल सके। कैमरा पर्सन लक्ष्मण सिंह के साथ दीपाली नंदा, बैराबी, मिजोरम। लॉर्ड टेस्ट पर इंग्लैंड ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत को जीत के लिए 50 रन चाहिए और भारत के पास सिर्फ 2 विकेट बाकी है। इस वक्त जडेजा और बुमराह क्रीज पर है। आज का खेल शुरू होते ही जो भारत को जीत के लिए 135 रन की जरूरत थी और 6 विकेट हाथ में थे, लेकिन खेल शुरू होते ही इंग्लैंड ने भारत को लगातार झटके दिए। पहले ऋषभ पंत पवेलियन लौटे और उसके बाद कल से किला लड़ा रहे केएल राहुल भी आउट हो गए। फिर वॉशिंगटन सुंदर भी सस्ते में आउट हो गए। इसके बाद जडेजा और नीतीश रेड्डी ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन नीतीश रेड्डी भी क्रिस वोक्स का शिकार बन गए। फिलहाल जडेजा और जसप्रीत बुमराह क्रीज पर बने हुए हैं। भारत को अभी जीत के लिए 55 रन बनाने हैं और भारतीय टीम ने 138 रन पर 8 विकेट गंवा दिए हैं।
तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।